आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ एसोसिएटेड एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो उस समय रिफ्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड किस तरह के टर्म्स उभर कर आता है और लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है इस ग्लास स्लैब में और लाइट जो यहां से बाहर निकलेगा मतलब इमर्ज करेगा, उन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। देखिए इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है और यहां पर एक लाइट बीम इस तरह से पार हो रहा है। अभी तक ये ग्लास में इंसिडेंट नहीं किया है। अब क्या है, इसे हम लोग जब ग्लास में इंसिडेंट करवाते हैं तो होता यह है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है यहां पर। तो देखिए लाइट ग्लास में यहां पर इंसिडेंट किया है इस जगह पे और फिर ग्लास के अंदर चला गया रिफ्रैक्ट होकर और फिर ये यहां से बाहर निकल रहा है। तो जो लाइट रे इंसिडेंट करता है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो ये जो है ये हो गया इंसिडेंट रे और ये यहां पर इंसिडेंट किया ग्लास में तो इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये ग्लास स्लैब के अंदर जा रहा है तो ये जो रे है इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और फिर ये जो यहां से बाहर निकल रहा है ऑपोजिट फेस से, ये जो बाहर निकल रहा है इस रे को एमर्जेंट रे कहा जाता है। ये एमर्ज कर रहा है इसीलिए ये एमर्जेंट रे हो गया। ये हो गया एमर्जेंट रे। यहां पर इंटरेस्टिंगली ये पाया जाता है कि अगर ये ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर हो तो फिर ये इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। अगर आप इंसिडेंट रे को प्रोपगेट कर दे तो आप ये पाएंगे कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे देखिए एक दूसरे के साथ इस तरह से पैरेलल है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे कि किस तरह से इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल होता है। फिर उससे आगे हम ये देखेंगे कि देखिए दोनों के बीच एक डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, जिसे कि इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा, इसके लिए भी हम लोग जो है जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे कि स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, उसके हिसाब से हम लोग जो इसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स है उसे हम यहां पर लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये जो ग्लास स्लैब है इसका जो टॉप सरफेस है उसके जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट किया है उस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री के एंगल में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। चलिए उस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन डैश। ये हो गया एन डैश नॉर्मल। एक और नॉर्मल की हमें जरूरत होगी जो कि यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आके इस जगह पे जो इंसिडेंट कर रहा है ग्लास स्लैब के इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी हम लोग एक नॉर्मल इस तरह से चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एम डैश। और भी कुछ पॉइंट्स यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे पॉइंट बी नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे सी, और यहां आगे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर चलिए एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं डी। और ये जो इंसिडेंट रे को हमने प्रोपगेट किया है इस तरह से, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से पॉइंट ई। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है सी डी लाइन है और जो लाइन ए ई लाइन है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो सबसे पहले देखिए ये इंसिडेंट रे है जो कि इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे चलिए आई नाम दे देते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है और इसे चलिए नाम दे देते हैं आर। अब इंटरेस्टिंगली यहां पर भी एक एंगल बनेगा जो कि इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये ऑब्वियसली इस आर के ही बराबर होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों होगा। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस तरह से हम
फिलहाल तो ये जो साइड है और ये जो साइड है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, और यहां पर BC जो लाइन सेगमेंट है, BC लाइन सेगमेंट को हमने यहां पर इस तरह से ड्रॉ किया है, और यहां पर वो नॉर्मल है और यहां पर ये नॉर्मल है। सबसे पहले तो देखिए ये जो दो लाइंस है, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो उनपे जो नॉर्मल होगा, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, तो उनपे जो नॉर्मल होगा वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। सो ये लाइन, ये और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। तो जो BC ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो इसीलिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अब उसी लॉजिक से यहां पर देखिए ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल भी R ही होगा। ये जो R है ये इस वाले रे के लिए, लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यहां पर देखिए ये इमर्ज करके बाहर निकल रहा है, तो यहां पर जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इस केस में, जिसे कि हम E से डिनोट कर रहे हैं। इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये इमर्ज कर रहा, बाहर निकल रहा, तो इसे हम लोग स्मॉल लेटर E से डिनोट करते हैं। चलिए अब यहां पर देखें, ये जो I और R के बीच रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा। जो सेकंड लॉ है, रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ है, उससे हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? देखिए लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमने डिटेल्स में बात किया था, उससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात किया था, तो आई होप कि आपने वो दो वीडियोस देख लिया है। पहला जो वीडियो था वो था लाइट के रिफ्रैक्शन पे, फिर उसके बाद था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और अभी ये उसका अगला वीडियो है। तो वहां पर हमने देखा था कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके बराबर, या फिर कहें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ग्लास पे है, ग्लास के अंदर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लाइट कहां से आया? लाइट एयर से आया। यहां पर मीडियम जो है एयर है, और ये जो मीडियम है ये ग्लास है। ओके, लाइट आया एयर से और ग्लास में रिफ्रैक्टेड होकर आगे बढ़ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब अगर यहां पर आप कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन को, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा R। सो साइन ऑफ R डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर बाहर निकला जो कि इमर्जेंट रे बना, उसका एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये E होगा। सो उसका साइन वैल्यू, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब की बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? जहां पर रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट कर रहा है, या जिस मीडियम से रिफ्रैक्टेड रे पार हो रहा है, वो कौन सा मीडियम है? वो है एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू, कहां से आया ये रे? या ये ग्लास से आया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहां से इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें पता है क्या है? ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसे हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऑब्वियसली ये बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये रेशियो अगर आप देखें इसे और इसे कंपेयर करें तो आप पाएंगे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसी लॉजिक से अब ये रिलेशन स्टैंड करता है। इस पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। अब देखिए, अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर में ये वाला वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कि साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R, ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये टर्म
1 डिवाइडेड बाय ये टर्म, यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जिसका वैल्यू ये है। सो चूंकि ये 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है, सो इस चीज को हम, ये जो है डिनोमिनेटर में रहेगा, पूरा का पूरा रेशियो जो है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है, इसीलिए ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। यहां पर दोनों डिनोमिनेटर देखे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, ये हमें इंडिकेट करता है कि आई जो है ये ई के बराबर होगा। अब देखिए आई अगर ई के बराबर होगा, यहां पर ये रिफ्रैक्ट करके इस तरह से निकल रहा है, ये इंसिडेंट कर रहा है इस तरह से, तो ये आई अगर इस ई के बराबर होगा, आई इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से इसे ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह से ये ग्लास स्लैब हो गया और ये आया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट किया इस तरह से, और ये हो गया एमर्जेंट रे। यहां पर जो दो नॉर्मल्स है, ये एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, दो नॉर्मल्स चूंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो उसके साथ जो ये एंगल बन रहा है जो कि आई है, और ये जो एंगल बन रहा है ई है, चूंकि ये दोनों लाइंस, ये एन एन डैश और एम एम डैश चूंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये और ये, तो फिर अगर ऐसा एक लाइन रहे और ऐसा एक लाइन रहे, यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर हो तो फिर ये और ये एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, आई एम सॉरी, तो पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ। आप अगर इस चीज को ऐसे देखें कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये, आप अगर इसे प्रोसीड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो फिर अगर ये एंगल और ये एंगल, चूंकि ये दोनों पैरेलल है ये और ये, तो इस एंगल को इस एंगल के साथ बराबर होना ही होगा। और इस वाले लाइन सेगमेंट को या लाइन को अगर आप शिफ्ट करके यहां पर ले जाएं तो भी अगर तो ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ बराबर होगा। हमें शिफ्ट जो करना है इस साइड को अगर हम शिफ्ट करें, पैरेलली शिफ्ट करें, तो ही ये चीज होगा, तो ही ये होल्ड होगा। जैसे कि ये वाला एंगल जो है ये और ये तभी बराबर होगा, ये दोनों एंगल तभी बराबर होगा जब हम इस लाइन को हम पैरेलली शिफ्ट करके ले आएंगे। तो जब हम इसे पैरेलली शिफ्ट करके ले आएंगे तभी ये दोनों एंगल बराबर होगा। यहां पर आई होगा तो ये भी आई होगा, हमने इसे पैरेलली शिफ्ट किया तो ये एंगल भी आई होगा। चूंकि हमने पैरेलली शिफ्ट किया इसीलिए ये और ये वाला एंगल जो है ये दोनों सेम है, इक्वल है। इसका मतलब अगर ये और ये इक्वल होगा तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, आप लाइन भी कह सकते हैं, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। उसी लॉजिक से देखिए ये जो है ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इस फिगर में देखें तो फिर हम कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो इस लॉजिक से कहा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये एंगल ऑफ एमर्जेंस के चूंकि बराबर है, इसीलिए इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, उसे पता करने के लिए हम यहां पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दैट मीन ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। वेल, तो यहां पर ये C, ये हमने E नाम दिया है इसे, तो यहां पर ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को F नाम दे देते हैं। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा CF। और ध्यान से देखें BCF जो है ये एक राइट ट्रायंगल है। BCF जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल है। हमें CF का वैल्यू निकालना है। ये जो CF है यही CF होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यही CF होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसी का वैल्यू अभी हमें
पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो यहां पर इस ट्रायंगल में देखिए, BCF ट्रायंगल में देखिए, ये BC हो गया और ये ऐसे यहां पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया B, ये C और ये F। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो CF है, CF आप देखिए इस ट्रायंगल में CF ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और BC हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है? वो रिलेशन होता है साइन का रिलेशन होता है। तो यहां पर ये एंगल है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, मुझे ऐसा कहना चाहिए, मतलब ये एंगल जो है इसे कह रहे हैं हम थीटा, तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ऑपोजिट साइड जो है, परपेंडिकुलर के जगह अगर हम ऑपोजिट साइड कहें तो बेहतर होता है। थीटा का जो ऑपोजिट साइड है और जो हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों के बीच का रिलेशन साइन का रिलेशन होता है। सो यहां पर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू CF विच इज ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज BC। तो यहां पर चूंकि CF का वैल्यू हमें पता करना है, तो CF इज इक्वल टू BC इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप गौर से देखिए, ये थीटा एंगल किसके बराबर होगा? आप देखिए यहां पर चूंकि ये I है, ये एक हम कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल जो है ये I है, तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक ये I होगा और यहां से लेके यहां तक अगर R है तो फिर ये जो एंगल होगा ये I माइनस R होगा। सो थीटा इज I माइनस R। तो यहां पर मैं उसी चीज को यहां पर लिख देता हूं, थीटा इज I माइनस R। अब देखिए ये तो CF का वैल्यू हमने BC के टर्म में पता किया है, लेकिन BC अननोन है। तो BC को किसी नोन वैल्यू से हमें सबसे पहले तो यहां डिराइव करना होगा, या BC को किसी नोन वैल्यू के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये थिकनेस है, ये थिकनेस है इस ग्लास स्लैब का। तो यहां से अगर मैं इसे इस तरह से प्रोसीड कर देता हूं यहां तक, तो आप ये पाएंगे कि हमें एक ट्रायंगल मिला, एक राइट ट्रायंगल मिला। ये मैं नाम दे देता हूं, यहां पर इस पॉइंट को G नाम दे देता हूं। सो इस राइट ट्रायंगल में देखिए ये जो साइड है, ये साइड बराबर हो जाएगा थिकनेस T के, यहां से लेके B से लेके G तक BG हो जाएगा थिकनेस T। हमें क्या पता करना है? BC का वैल्यू T के टर्म में, क्योंकि थिकनेस ऑफ जो स्लैब है ये नोन टर्म होगा, इसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सो अब इस थिकनेस के टर्म में हम इस BC को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए इस राइट ट्रायंगल में देखिए BGC राइट ट्रायंगल में देखिए तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल R है। मैं यहां पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, BGC में यहां पर ये एंगल जो है ये R है और BG का वैल्यू नोन है T। हमें इस BC को T और R के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना होगा, ये BC इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब यहां से देखें हम BC जो कि हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल का, और T जो है एडजेसेंट साइड है इस एंगल के साथ। देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए ये एडजेसेंट साइड है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच कोसाइन का रिलेशन होता है। सो कोसाइन ऑफ R, कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू हम यहां पर कहेंगे दैट इज इक्वल टू adjacent which is T divided by hypotenuse. So T divided by hypotenuse is BC। और हमें BC के लिए एक्सप्रेशन पता करना होगा, जिस वैल्यू को हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे अल्टीमेटली हमें CF का वैल्यू पता करना होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू T थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहां पर BC के जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा CF इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R इंटू साइन ऑफ I
माइनस आर। यहां पर जो टर्म्स है ये सारे नोन टर्म्स होगा या मेजर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इस आई को मेजर कर ले तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इस वैल्यू से हम आर का वैल्यू पता कर सकते हैं। सो आई को मेजर किया जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये वैल्यू अगर हमें पता है, इसे अगर हम मेजर कर ले तो फिर हम वहां से r को भी पता कर सकते हैं। सो साइन ऑफ i माइनस आर ये इजीली मेजर किया जा सकता है और ये r तो हमने मेजर कर ही लिया है। सो कोसाइन ऑफ r का भी वैल्यू मेजर किया जा सकता है और थिकनेस को भी आसानी से मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, उस लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू एमर्जेंट रे, ये अगर हम पता कर ले, ये पता करना चाहें तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये होता है t डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ r इंटू साइन ऑफ i माइनस आर। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का, दैट मीन स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइट चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।